हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार, I'm असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनवीजीएसएम कॉलेज सोहना। स्टूडेंट्स, हमने हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था ओलिगोपोली मार्केट, अल्प अधिकार बाजार। इसकी अभी तक हम 2 क्लासेस की स्टडी कर चुके हैं। आज की हमारी तीसरी क्लास है और आज की क्लास के अंदर अगर हम बात करें तो क्लासिकल जो मॉडल्स हैं ओलिगोपोली मार्केट के, यानी कि आपके परंपरावादी जो मॉडल्स होते हैं ओलिगोपोली मार्केट यानी कि अल्पाधिकार के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें इसके मॉडल्स की तो बेसिकली हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 3 मॉडल्स हमें पढ़ने हैं। एक हमारे पास आता है कुर्नोट मॉडल, फिर एक आता है बर्ट्रैंड मॉडल और एक हमारे पास है एजवर्थ मॉडल। ये 3 डिफरेंट मॉडल्स जो है हमें हमारे सिलेबस के अंदर स्टडी करनी है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम कुर्नोट्स मॉडल को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कुर्नोट्स मॉडल की, तो कुर्नोट्स जो मॉडल था, ये एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट एगस्टिन कुर्नोट। एगस्टिन कुर्नोट ने इस मॉडल को बेसिकली बनाया। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1938 के अंदर, और जो इनकी बुक का नाम था वो था रिसर्चेस ऑन द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल्थ। ये बुक इन्होंने बेसिकली लिखी और इसके अंदर जो है इन्होंने डिफरेंट जो मार्केट की कंडीशंस होती हैं उनका मैथमेटिकली जो प्रेजेंटेशन थी वो इन्होंने की। अगर हम यहाँ पर बात करें ओलिगोपोली मार्केट की, तो देखिए बेसिकली तो इन्होंने ओलिगोपोली मार्केट के अंदर कोई भी मॉडल जो है वो डेवलप नहीं किया था। इनका जो मॉडल था वो बेस होता था डिओपोली मार्केट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं द्वैधाधिकारी बाजार। और द्वैधाधिकारी बाजार क्या है, इसके अंदर किसी भी जो गुड्स है उसके 2 सेलर होते हैं, कि एक ए है और एक बी है। तो इन्होंने बेसिकली 2 सेलर्स को लेके एक मॉडल जो है वो उसको डेवलप किया था। बाद में जो इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने इस मॉडल को अप्लाई कर दिया किसके अंदर, जो ओलिगोपोली मार्केट है उसके अंदर। तो बेसिकली जो मॉडल था वो बेस होता था किसके ऊपर, 2 सेलर्स के ऊपर। अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो मॉडल है वो कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस होता है, यानी कि कुछ मान्यताएं इसके अंदर आपको लेके चलनी पड़ेंगी, जिसके हेल्प से जो है हम इस मॉडल को आसानी से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट हमारी जो इसके अंदर अजम्पशन आएगी वो आती है देयर आर 2 फर्म्स, कि इसके अंदर 2 जो फर्म्स है वो काम करती हैं, कि एक तो आपके पास ए फर्म होगी और एक हमारे पास कोई बी फर्म होती है, कि 2 फर्में मार्केट के अंदर हमेशा काम करेंगी। सेकंड इसके अंदर जो अजम्पशन आती है कि जो दोनों फर्में हैं, जो दोनों आपके पास फर्में हैं, यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है, फर्म्स की जो स्पेलिंग होती है वो FIRMS होती है। तो 2 जो फर्में हैं ए और बी, ये मिनरल जो वाटर है उसका प्रोडक्शन करती हैं, यानी कि जो खनिज जल है आपका उसका ये प्रोडक्शन करती हैं। और ये जो है आपके पास एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि जो पानी जो आपका शुद्ध जल होता है जो पहाड़ों से निकल के आता है, स्प्रिंग वाटर जिसको हम बोलते हैं, तो उसका ये प्रोडक्शन करती हैं। और इसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के अंदर जो है ये जो होमोजीनियस गुड्स होते हैं वो हम इसके अंदर लेकर चलेंगे, कि जो ये पानी है जिसका ये प्रोडक्शन करेंगे, इसकी क्वालिटी जो है वो दोनों फर्म्स के लिए समरूप होती है, यानी कि एक जैसी होगी। तो ये इसके अंदर देखते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन की लागत है दोनों ही फर्म की, वो होती है 0, कि जब ये इस वाटर का प्रोडक्शन करेंगे, इसका उत्पादन करेंगे, तो इनकी जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो यहाँ पर क्या है, 0 होगी। यानी कि आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत भी 0 होती है इस केस के अंदर, आपकी ए फर्म की भी और जो हमारे पास बी फर्म है, दोनों ही फर्म की यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 0 होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि यहाँ पर जो नंबर बायर्स के और लार्ज नंबर के अंदर होते हैं, यानी कि जो वस्तु के क्रेता होंगे, जो इस पानी को खरीदने वाले होंगे, मिनरल वाटर को जो खरीदने वाले हैं, ये बायर, ये जो क्रेता है, ये लार्ज नंबर के अंदर होते हैं, यानी कि बड़ी संख्या के अंदर होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट अजम्पशन की, तो नेक्स्ट अजम्पशन आती है कि जो ईच फर्म है उसके डिमांड कर्व के बारे में वो परफेक्टली अवेयर होती है, उसको हमेशा जानकारी होती है डिमांड कर्व के बारे में, यानी कि जो आपके पास मांग वक्र है इसकी पूरी जानकारी होती है दोनों फर्म्स के पास में। और जो आपके पास डिमांड कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि इस तरीके से आपका एक DD डिमांड कर्व इसके अंदर होता है दोनों ही फर्म्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन जो आती है कि जो आपके पास दोनों फर्में हैं वो जो है एज ए कॉम्पिटिटर जो है वो काम नहीं करती हैं, और यहाँ पर वो क्या है, सिर्फ जो उनका आउटपुट है उस आउटपुट को वो बदल सकती हैं, यानी कि जो उत्पादन का स्तर है सिर्फ उसमें ही वो चेंज कर सकती हैं। यहाँ पर किसी भी फर्म के पास ये पावर नहीं होती कि वो मार्केट के जो प्राइस है उन प्राइसेस को अफेक्ट कर सके। दूसरा, इसके अंदर एक अजम्पशन आती है
कि यहाँ पर जो आपके पास ईच फर्म है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो आउटपुट है, अपना जो उत्पादन है, उससे संबंधित ही वो यहाँ पर डिसीजन ले पाती है और उस उत्पादन में, उस प्रोडक्शन में चेंज करके ही उसके जो प्रॉफिट है उन प्रॉफिट्स को वो मैक्सिमाइज कर पाएगी, यानी कि उसके जो लाभ है उसको अधिकतम कर पाती है। नेक्स्ट जो इसमें लास्ट एजम्पशन हमारे पास आती है कि जो फर्म है वो प्राइसेस को फिक्स नहीं कर पाती, जो फर्म है वो प्रीविलिंग यानी कि जो मार्केट में प्रचलित जो कीमत है उसी के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। अगर हम बात करें इस मॉडल की, तो इस मॉडल के अंदर जो है यहाँ पर दो फर्म्स जो है उनको लिया गया है कि जो दो फर्म होती है कि एक ए फर्म है और एक बी फर्म है। इस दोनों जो फर्म है ये दोनों मिनरल वाटर जो है, जो खनिज जल है, जो शुद्ध जल जो पहाड़ों से निकलता है उसका ये उत्पादन करती हैं और दोनों की जो क्वालिटी है इस पानी की वो सेम होगी, यानी कि जो गुणवत्ता है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है। दूसरा, जब ये दोनों फर्में प्रोडक्शन करेंगी, चाहे एक फर्म करे चाहे बी फर्म करे, दोनों की जो कॉस्ट है, जो लागत है वो यहाँ पर सेम होती है और वो दोनों की लागत जो है वो जीरो होगी कि ए फर्म प्रोडक्शन करे चाहे बी प्रोडक्शन करे, यहाँ पर दोनों का ही क्या है, कॉस्ट जीरो होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉस्ट अगर इनकी जीरो है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो है अगर जीरो होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो भी हम मान के चलेंगे कि वो भी यहाँ पर जीरो होती है, कि जहां पर आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू और जो मार्जिनल कॉस्ट हो एक दूसरे के इक्वल होगी, उस कंडीशन पे होगी जहां पर आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू भी जीरो हो और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी आपकी जीरो हो। इस चीज को हम डायग्राम से समझेंगे तब आपको चीजें जो है ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके कि जो फर्म है वो किस पॉइंट के ऊपर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगी, तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे कि प्रॉफिट को हम पाई से जो है उसको डिनोट करते हैं कि ये आपके पास किसको शो करता है, प्रॉफिट, यानी कि हिंदी में अगर इसको हम कहें तो लाभ को शो करता है। और लाभ हम कैसे निकालते थे, लाभ निकालने का हमारे पास होता था कि टोटल रिवेन्यू में से अगर हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें तो वो हमारे पास प्रॉफिट के इक्वल आता था। लेकिन अगर हम बात करें इस कंडीशन में, तो ये कंडीशन हमें बताती है कि आपके पास जो टोटल कॉस्ट है वो तो हमारे पास क्या है, जीरो है। जब टोटल कॉस्ट आपके पास जीरो है तो जितना भी फर्म जो है टोटल रिवेन्यू कमाती है, यानी कि जितने भी उसको प्राइस मिलते हैं वो उसके टोटल क्या है, प्रॉफिट्स होते हैं। कि अगर मान लीजिए इसने सेल करा किसी गुड़ का और सेल करने से इसको 100 रुपीज जो है वो मिलते हैं, तो ये 100 रुपीज क्या है, 100 रुपीज के 100 रुपीज जो है उसके प्रॉफिट होते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है आपको यहां पर जो है याद रखना है। तो अब इस मॉडल का जो हम डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ताकि हमें इस डायग्राम को समझने में हेल्प हो सके और ये डायग्राम अच्छे से हमें समझ में आ सके। तो इसके लिए क्या है, हम दो एक्सिस जो है वो ड्रॉ करते हैं, एक हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है और जो ओ वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने प्राइस को लिया है। ये हमारे पास क्या है, एक डीडी डिमांड कर्व है और डीडी डिमांड जो कर्व है ये आपके पास दोनों फर्म का होता है। यहाँ पर हम कुछ टाइम पीरियड के लिए इसको ए फर्म जो है उसका जो है लेके चलेंगे और ये हमारे पास क्या है, एम आर कर्व आता है और ये एम आर कर्व किसका है, ए फर्म का है। तो अगर हम बात करें ए फर्म की, तो ए फर्म का जो इक्विलिब्रियम है वो आपका आता है कि ये ए पॉइंट जो है उसके ऊपर, और ये जो ए पॉइंट है ये हमें क्या शो करता है, ए पॉइंट हमें शो करता है कि यहाँ पर आपके पास एम आर इक्वल है किसके, एमसी के, और दोनों जो है वो जीरो होते हैं क्योंकि हमने माना है कि जो आपके पास जो एमसी है वो जीरो होती है, तो ये आपके इक्वल होती है किसके, ओ एक्सिस के। तो अगर आपके पास एमसी जीरो है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो एम आर है वो भी आपके पास जीरो होती है। और जो आपके पास ए पॉइंट है इसके ऊपर जो है आउटपुट का डिटर्मिनेशन हो जाता है। जो आपके पास मान लेते हैं कि जो टोटल मार्केट है उस टोटल मार्केट के अंदर यहाँ पर जो डिमांड है वो कितनी होती है, तो टोटल मार्केट की जो डिमांड है उसको हमने एज्यूम कर लिया कि वो आपके पास 2000 यूनिट के इक्वल है। अब ये पूरी मार्केट जो है वो प्रोडक्शन कितने का करती है, 2000 यूनिट का। इस 2000 यूनिट में से हाफ जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो आपके पास 1/2 प्रोडक्शन है वो करा जाता है फर्म ए के द्वारा, यानी कि 2000 का 1/2 अगर हम करें तो 1000 यूनिट का जो प्रोडक्शन करेगी वो करेगी ए फर्म। तो यहाँ पर आपके पास जो ए पॉइंट है
ये ए पॉइंट हमें शो करता है कि यहां पर जो प्रोडक्शन है उसका लेवल कितना है, 1000। ठीक है, अब ये तो यहां पर चीज हमें समझ में आ गई। ऐसी चीज को हम ज्यादा डिटेल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसको हम एक टेबल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हम चीजों को अलग अलग कर सकें कि ये ए फर्म है और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, बी फर्म है। तो ये हम देखेंगे इसके अंदर। तो ए जो फर्म है उसने कितना आउटपुट करा, 1/2 किसका, 2000 का। तो टोटल जो इसका प्रोडक्शन है वो कितने का है, 1000 यूनिट का है। और इसके प्राइस कितने रखे, इसके प्राइजेस रखे हैं इसने ओपी प्राइस, कि ओपी प्राइस के ऊपर जो है इसने जो यहाँ पर प्रोडक्शन करा है वो है इसका। और इस कंडीशन के अंदर जो इसके प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने होते हैं, कि अगर हम इसको नाम दे दें ए पॉइंट, तो ओ पी ए और ई के बीच का जो ये पार्ट है ये पूरा कंप्लीट जो है वो इसके प्रॉफिट को शो करता है, इसके लाभ को यहाँ पर शो करता है। ठीक है, अब जो बचा हुआ ये रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला आपके पास जो पार्ट है, ये पार्ट आपका जो डिमांड कर्व है ये बन जाता है किसके लिए, बी फर्म के लिए। कि मार्केट में अब जो है बी फर्म एंट्री करती है और वो प्रोडक्शन करना यहां पर स्टार्ट करेगी। तो वो ये मान लेती है कि जो 2000 यूनिट थी उसमें से हाफ यूनिट का जो प्रोडक्शन है वो ए फर्म हमेशा करती रहेगी और वो अपने प्रोडक्शन के लेवल में कोई भी चेंज नहीं करती है ए फर्म, ये एज्यूम करती है कौन, बी फर्म। और जो बचा हुआ 1000 यूनिट है, जो 1000 यूनिट है, उसका हाफ, यानी कि आपके पास जो रिमेनिंग 1000 यूनिट होंगी उसका हाफ पार्ट जो है प्रोड्यूस करेगी बी फर्म। तो यहां पर जो बी फर्म है उसका जो एमआर कर्व है वो आपके पास ये एमआर कर्व होता है यहां पर, कि ये आपके पास है एमआर बी। और ये एमआर बी जो है इसके अगर हम बात करें ई 1 पॉइंट के ऊपर जो है फर्म का इक्विलिब्रियम होता है। तो इसके लिए अगर हम आउटपुट निकालें तो वो आउटपुट हमारा कैसे निकलता है, कि आपके पास 1/2 जो ए फर्म ने प्रोड्यूस करा है वो, और जो 1/2 जो रिमेनिंग जो मार्केट की 1000 यूनिट थी उसका बचा हुआ पार्ट, तो ये आपके पास कितना आ जाता है 1/4, कि जो बी फर्म है वो 2000 यूनिट का कितना पार्ट प्रोड्यूस करेगी, ये करती है 500 यूनिट का। कि टोटल जो 2000 था उसमें से 1000 का तो करेगी ए फर्म, बी करेगी कितना, 500 यूनिट का। तो ये जो आपके पास E1 पॉइंट है, E1 पॉइंट जो है वो दिखाता है किसको, 500 यूनिट को। और ऐसी कंडीशन में जो इसके प्राइस हैं वो प्राइस कितने डिसाइड किए जाते हैं, इसके लिए OP1, OP1 जो है उसके ऊपर इस 500 की जो क्वांटिटी है इसको सेल किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम चीजों को एनालाइज करके देखें आगे, तो जो ए फर्म है उसके प्राइस ज्यादा हैं कंपेरेटिवली बी फर्म के। तो ए फर्म को क्या करना पड़ेगा, ए फर्म को अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको बचाने के लिए और जो मार्केट के ओवरऑल प्राइस है उसको बढ़ाने के लिए, जिसका प्रोडक्शन लेवल है जो 1000 यूनिट का एक कर रही थी, उस 1000 यूनिट का जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर जो है इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ता है। तो अगर ये उसको कम करती है तो कैसे करेगी, ये मान लेते हैं कि हमेशा जो बी फर्म है वो 500 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, उसमें कमी नहीं करेगी। तो इस 500 यूनिट को छोड़कर, यानी कि इसको स्किप करके, और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसका, उसमें से हाफ प्रोडक्शन करती है कौन सी, दोबारा से ए फर्म। वो कैसे है कि देखिए आपके पास हम जो है 1 यूनिट अगर टोटल मान लेते हैं कि टोटल जो आपके पास है 1 यूनिट है, उसका 1/4 तो बी फर्म प्रोड्यूस करती है। ये जो हमारे पास पार्ट आता है ये वाला, तो ये तो आपके पास बी फर्म प्रोड्यूस कर रही है, उसी को हमने यहां पर लिया है। उसका हाफ पार्ट जो प्रोड्यूस करेगी वो करेगी ए फर्म। तो ये आपके पास कितना आता है, जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 3/8 के, कि जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें से जो थर्ड पार्ट आएगा वो थर्ड पार्ट प्रोड्यूस करेगी कौन सी, ए फर्म। कितना आता है कि 3/8 को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें किसके साथ, 2000 यूनिट के साथ, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये आता है यहाँ पर 250, और 250 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास आता है 750, यानी कि 750 यूनिट का उत्पादन करेगी कौन सी, ए फर्म। तो ए फर्म ने जो अपना उत्पादन का स्तर था उसको डाउन कर दिया
1000 से 750 यानी कि 750 के ऊपर। पहले 1000 का प्रोडक्शन करी थी, अब उसने कम करके 750 का कर दिया। अब इसी कंडीशन को देखते हुए कि जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो जो बी फर्म है वो क्या करेगी, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। और वो क्या करेगी, जो मार्केट का बचा हुआ पार्ट है, यानी कि अगर वो क्या करेगी, जो 3/8 है इसको छोड़कर, कि 1 में से अगर 3/8 को माइनस कर दे तो जो बची हुई मार्केट जो होती है उसका 1/2 पार्ट जो है ये प्रोड्यूस करेगी। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन कितना आता है कि ये आपके पास यहां पर आएगा 5/16, कि जब आप इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो देखिए अगर आप इसका यहां पर एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, ये आपके पास 8 के इक्वल आता है अपॉन में, यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा 1, और ये 8 माइनस में 3, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, बाहर क्या है 1/2, इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये आपके पास 5/8 होता है, बाहर हमारे पास क्या था 1/2, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन हमारे पास बचता है 5/16। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 5/16 पार्ट है वो प्रोडक्शन कौन करती है, बी फर्म, कि 5 मल्टीप्लाई 5/16 अपॉन मल्टीप्लाई अगर मैं इसको 2000 के साथ कर दूं तो कितना प्रोडक्शन करेगी, ये प्रोडक्शन यहाँ पे करती है 625 यूनिट का अब ये प्रोडक्शन करेगी। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 625 यूनिट आपके पास आती है। बी ने अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया है, पहले कितना था, पहले इसका प्रोडक्शन होता था 500 यूनिट, अब इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया 625 यूनिट, कि पहले प्रोडक्शन कितना था 500 यूनिट का, उसको इंक्रीज करा और इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया 625 यूनिट का इसने उत्पादन करा है। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली आगे चलता है कि जो फर्म है वो कंटिन्यूसली अपने जो प्रोडक्शन है उसको कम करती है, उसका उत्पादन कम करेगी, और जो बी फर्म है वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करती रहती है। और अगर हम बात करें कि ये सिचुएशन कब तक वर्क करेगी, तो ये सिचुएशन तब तक कंटिन्यूसली चलती जाती है जब तक कि दोनों जो फर्म है वो 1/3 यानी कि 33% ये और जो ए फर्म है वो, और 1/3 जो आपके पास बी फर्म है वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट ना कर दे, यानी कि जो दोनों फर्म है उनका प्रोडक्शन लेवल इक्वल ना हो जाए। अगर हम इसको बेस मान के चलें तो यहां पर आपके पास जो है कि 2000 यूनिट में से 666.66 जो प्रोडक्शन करे ए फर्म, और सेम इसी के इक्वल जो है वो प्रोडक्शन करे बी फर्म। जब ये दोनों इक्वल प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम कहेंगे कि जो फर्म है वो अब इक्वली उनको प्राइस मिलते हैं और दोनों फर्म जो है वो इक्वली प्रॉफिट यहां पर अर्न करती हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा पूरा कि किस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है, कि फाइनली दोनों क्या है यहाँ पर आते हैं कि ए फर्म जो है वो प्रोडक्शन को कम करेगी, बी फर्म प्रोडक्शन को बढ़ाती है, दोनों एक पॉइंट के ऊपर 1/3 और 1/3 के ऊपर एक दूसरे के इक्वल होती है। और जो बचा हुआ जो पार्ट है इसका, कि देखिए आपकी 2000 यूनिट जो है उसमें से मान लेते हैं कि आपके पास लगभग जो 1300 यूनिट है उसका प्रोडक्शन कर दिया किसने, ए प्लस बी फर्म ने, लेकिन जो रिमेनिंग 700 यूनिट के आसपास बचती हैं उसका प्रोडक्शन जो है वो मार्केट की डिफरेंट जो फर्में होती हैं उनके ऊपर भी छोड़ दिया जाता है। और ये जो मैकेनिज्म है यहाँ पर हमने डिओपोली यानी कि दो फर्मों के बीच में देखा है, यही जो है इसी को हम लार्ज स्केल के ऊपर एप्लीकेबल कर देते हैं जब एक से ज्यादा फर्म्स होती है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। देन ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर और उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और इस क्लास की क्वालिटी है हम उसको किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उससे रिगार्डिंग जो भी आपके पास वैल्यूएबल सजेशंस हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।